नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम कवच सीरीज का आज 5वां प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी में अभी तक अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, तो उसी पैटर्न पर आधारित जो इकोनॉमिक्स की आज हम क्लास करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। इस पीडीएफ में टोटल 28 क्वेश्चन हैं। बाकी बचे हुए 8 क्वेश्चन हम नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में मिलाएंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हम करने वाले हैं 20 सवाल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। आप इसका ऑप्शन डी सही समझिए, केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं कि 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपए के सिक्के या नोट को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का अधिकार किसके पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है। जिस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं किसके, वित्त सचिव के, केंद्रीय वित्त सचिव। अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि डिनोटिफिकेशन, नोटबंदी की घोषणा कब की गई। तो उन्होंने विमुद्रीकरण या नोटबंदी की घोषणा जो की थी वो 2016 में की थी। ये तो हमें किसी को भी डाउट नहीं है कि 2016 में हुई थी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेट्स में। तो बच्चों 8/11/2016 ये वो डेट है जिस दिन नोटबंदी की गई थी। तो 8 नवंबर 2016 आप सही उत्तर समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण या नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इससे पहले भी भारत में 2 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 में नोटबंदी किया था। उसके बाद जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने नोटबंदी किया था। सन 2005 में मनमोहन सिंह ने 500 के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 सब क्लॉज 2, देखिए ये 26(2) जो है, यही है वो धारा जिसके अनुसार केंद्र सरकार आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक के नोटों की श्रृंखला को अवैध घोषित करता है। फर्दर वो फिएट मनी यानी विधिक मुद्रा नहीं रहेगी, ये ऐसा नोटिफिकेशन कर सकता है। अगला प्रश्न लेंगे, पेमेंट बैंकों को इसमें से किसका अधिकार नहीं है। तो यह पूछा गया है कि किसका अधिकार नहीं है, इस पेमेंट बैंक के से रिलेटेड इसमें कौन सा कथन गलत है। तो हम ये देखेंगे, पहला जो लाइन लिखी है ऑप्शन ए है कि वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते पेमेंट बैंक। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, ये सही है, ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। अगर ऋण प्रदान कर पाते तो क्रेडिट कार्ड ही जारी कर देते, तो ये भी सही है। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। और ये इसका देखिए जहां पर लिखा हुआ भी है कि वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो ये सही है। अगर ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि पेमेंट बैंक ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति होती है। इनमें प्रमुख कार्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, लघु खाते उपलब्ध कराना है, भुगतान सेवा, मांग जमा राशियों को स्वीकार करना, डेबिट कार्ड जारी करना। ये बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेंगे, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बैंकों को ऋण देने, मान लीजिए जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं, जिनमें सरकारी बैंक भी आते हैं, प्राइवेट बैंक भी आते हैं, उनको आरबीआई जिस दर पर कर देती है, जिस दर पर पैसे देती है, उधार देती है, ऋण देती है, उसको क्या कहा जाएगा। देखिए आप यहां पर आरबीआई समझ लीजिए और ये हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए, वाणिज्यिक बैंक हो गए। जब
आरबीआई ऋण देती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को देती है, उसको कहा जाता है आरआर, रेपो रेट। और जब ये इनसे ऋण आरबीआई लेता है तो उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है, ये भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जो आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करता है। जब रिवर्स रेपो रेट लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि बैंक कर्जा लेते हैं आरबीआई से और बदले में कुछ सिक्योरिटी, कुछ प्रतिभूति या मतलब कुछ कोलेटरल टाइप का जमा कराते हैं। तो इससे क्या होगा कि बाजार में तरलता आती है, इससे क्या होता है? लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती है और जिससे क्या होता है कि फर्दर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। लेकिन ये जो तरीका है आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट वाला, इसमें क्या है कि मार्केट से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, साख को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसको अपनाती है। इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं ये ऋण देते हैं किसको? आरबीआई को। ठीक है, और बदले में क्या होगा कि आरबीआई जो कोलेट्रल, जो प्रतिभूति, जो सिक्योरिटी इनके पास जो जमा होता है वो इनको वापस करती है या इनको देती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है, अब जब इनको ये इनकी प्रतिभूतियां वापस आ गई और मार्केट से जो करेंसी है वो आरबीआई में वापस चली गई, तो यहां क्या होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इसे क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे क्या होता है कि आरबीआई तरलता कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। यह पूरा तरीका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो रेट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, ये मैंने आपको समझा ही दिया है पूरी तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो बच्चों भारत की मौद्रिक नीति तैयार करने का काम आरबीआई के गवर्नर ही करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक या बैंकों के बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बताया था, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए है। भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसे लागू करना, उसकी निगरानी करना, उसके द्वारा वर्ष में 2 बार अप्रैल एवं अक्टूबर में मौद्रिक व ऋण नीति घोषित की जाती है। इसके अतिरिक्त मध्यावधि में त्रैमासिक समीक्षा भी की जाती है। मौद्रिक नीति से अभिप्राय मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियमन एवं नियंत्रण करने की नीति है। तो क्या हुआ? मौद्रिक नीति क्या है? एक तो साख पर कंट्रोल करता है, क्रेडिट पे कंट्रोल करता है, और मुद्रा, मनी की जो सप्लाई है उस पर कंट्रोल करता है। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा और इससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी भी कंट्रोल होगी। महंगी या दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। तो ब्याज की उच्च दर के कारण इसको कठिन होता है प्राप्त करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दुर्लभ मुद्रा वह मुद्रा को संदर्भित करता है जिसे असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। यह मुद्रा राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर राष्ट्रों द्वारा जारी किया जाता है तथा व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। इस मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में अधिक होती है, इसी कारण ब्याज की दर इनकी उच्च होती है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो बच्चों हम कई बार जब हमसे पहला एशिया का स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाता है तो हमें लगता है कि ना नेचुरली जो सरकारी कोई स्टॉक एक्सचेंज होगा वही पहला होगा, लेकिन यहां हम गलती करते हैं। सबसे पहला एशिया का था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी को पता है कि भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। कई बार बच्चे एनएसई को लगाकर आ जाते हैं पहला, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये पहला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई की स्थापना वर्ष 1875 में हुई, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला, विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें वर्तमान में 4800 से ज्यादा भारतीय कंपनियां क्या है? रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, भारत का ही नहीं एशिया का।
राजकोषीय नीति डैश की नीति है। तो बच्चों देखिए, मौद्रिक नीति जिस प्रकार से आरबीआई की नीति है, उसी प्रकार से राजकोषीय नीति जो है वो सरकार की नीति है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति है, उस नीति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे सरकार आर्थिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक उधारी के साधनों का उपयोग करती है। इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बातों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, सरकार की करारोपण नीति, दूसरा सरकार की व्यय नीति, तीसरा सरकार की ऋण नीति, चौथा सरकार की बजट नीति। प्रोफेसर आर्थर स्मिथ के अनुसार राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न लेंगे। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्ताव कहां रखा गया है? तो बच्चों आप सभी को पता है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, ये कहां है? ये वडोदरा में है और वहीं पर प्रस्तावित किया गया है इस यूनिवर्सिटी को। तो बड़ौदा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको 2016 में किया गया था। जीएसटी का पूर्ण रूप आप सभी को पता है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी आपको दे देता हूं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं बच्चों। ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आरआरबी एनटीपीसी में सवाल बनेगा। 10 से ऊपर सवाल बनेंगे, 10+ सवाल बनेंगे। इनको आपको जरूर इसको पढ़ लेना है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर है। सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था, जबकि भारत में 1 जुलाई 2017 से एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रूप में लागू है, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल विधेयक लेकर आया गया था, 2014 में प्रस्तुत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है। ठीक है, 9वां राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 दरें हैं, एक तो 5%, 12%, 18% और 28%। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। जीएसटी का प्रचार वाक्य है एक राष्ट्र एक कर। तो कितने सारे फैक्ट बच्चों हमें एक ही इस एक्सप्लेनेशन से मिल गए हैं कि पहला राज्य कौन है? असम है। लास्ट राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। भारत कौन सा देश है? 161वां देश है। तो ये सारे फैक्ट बहुत जरूरी हैं। और बच्चों अगर आपसे कोई भी पूछे कि जीएसटी को लाने वाला किस प्रकार का विधेयक था, तो आपको यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई धन विधेयक लगाता है, कोई वित्तीय विधेयक लगाता है, जबकि ये एक संविधान संशोधन विधेयक था, क्योंकि संविधान की 279A संविधान में जोड़ा गया, जीएसटी काउंसिल के लिए जोड़ा गया। तो ये एक संविधान संशोधन विधेयक था। जब भी आपसे पूछा जाए आपको इसको बोलना है संविधान। ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ई वे बिल बच्चों माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है। पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ई वे बिल जीएसटी के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर त्वरित आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। 1 अप्रैल 2018 को देश भर में लागू हो गया। नियमानुसार 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु जिसका हस्तांतरण 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक किया जाना है, उस पर इसे आरोपित करना आवश्यक होगा। लोगों की सुविधा के लिए एलपीजी गैस, खाद्य वस्तुओं, गहने इत्यादि उत्पादों को इससे क्या किया गया? एग्जेम्प्ट रखा गया, मुक्त रखा गया है। अगला प्रश्न लेंगे। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक क्या है? आप सभी को बताया था कि एक संविधान संशोधन विधेयक है। ऑप्शन क्या होगा? सी सही उत्तर होगा। एक संविधान संशोधन विधेयक है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक सामान्य मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? तो आप सभी को पता है बच्चों 1872 में लॉर्ड मेयो ने एक प्रयास किया जनगणना कराने का। तो 1872 में पहला प्रयास, जब भी पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में पहला प्रयास किया गया। ठीक है, और
लेकिन यहां पर पूछा गया है पूर्ण जनगणना अभियान, तो वो किया गया था कब? 1881 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया, जबकि पूर्ण जनगणना 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा आयोजित की गई। तब से भारत प्रति 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना हो रही है। इसे दशकीय जनगणना भी कहते हैं। वर्ष 1949 के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार के तहत भारत के महारजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 तक 16 बार भारत की जनगणना आयोजित की गई है। श्री विवेक जोशी वर्तमान में क्या है? जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, तो कितने फैक्ट देखिए हमें मिले। पहला प्रयास 1872, पहला सफल प्रयास पूर्ण जनगणना का 1881। 1881 में कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। 1872 में कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। भारत ने कितने बार की गई है अभी तक 2021 तक? तो 16 बार की गई है। अभी वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। तो बच्चों ये सारे फैक्ट एक बार में ही एक ही प्रश्न में आपको मिल गए। भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बच्चों दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हमारी बंगाली। और पहली कौन सी है? पहली है हिंदी। ठीक है, तो बंगाली इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर है। भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 2001 में 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया, जबकि 2011 में इसकी संख्या बढ़कर 43.63 हो गई। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आती है बंगाली और मराठी। ठीक है, तो संविधान में 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। और 22 भाषाएं कौन सी हैं? आपकी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, और जो बच्चों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस प्रकार से जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, इनमें भी देखा गया है कि 22 + 2 भाषाएं हैं, इसमें 24 भाषाओं में दिया जाता है। और ये वही 22 भाषाएं हैं जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? पहली हो गई हमारी हिंदी, दूसरी कौन सी हो गई? बंगाली, तीसरी कौन सी हो गई? मराठी। HBM ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? तो स्वस्थ समाज के लिए तो ये जरूरी है कि जितनी पुरुष होने चाहिए उतनी ही महिलाएं होनी चाहिए, जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं। तो इसीलिए लिंगानुपात जो देखा जाता है वो पर 1000 पर्सन मतलब पर 1000 पुरुषों के कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये देखा जाता है। यदि 1000 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, तो ये एक स्वस्थ समाज की निशानी है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुरुषों और महिलाओं की बराबर जनसंख्या होनी चाहिए। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, अतः पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। ये मतलब स्थिति है। और होना क्या चाहिए? पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न लेंगे, 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियां यानी कि शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पंजाब में शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या इतनी है जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत कहां है? पंजाब राज्य में है। इसके बाद हिमाचल में तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में 20.7% तथा हरियाणा में 20.2%। राज्यों की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों का न्यूनतम अनुपात कहां है? मिजोरम में है। इसके बाद क्रमशः मेघालय है, गोवा है, उसके बाद आपका दादर एवं नागर हवेली है। ये आपका आरोही क्रम में बताया जा रहा है। ऊपर जो हमने पढ़ा वो अवरोही क्रम में है, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा है? पंजाब है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो
उत्तर प्रदेश में है, और परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब में है। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से मिल गए हैं। और सबसे कम यदि देखा जाए तो मिजोरम में है, उसके बाद ऊपर अगर करेंगे तो मेघालय में है। ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 18, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो बच्चों इसका सही उत्तर है माल्थस। माल्थस ने अपने जनसंख्या जो वृद्धि के सिद्धांत में बताया कि जो जनसंख्या है वो क्या है, दोगुनी रफ्तार यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। जैसे कि 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे। इस वृद्धि से बढ़ती है जनसंख्या, लेकिन संसाधन जो रिसोर्सेज होते हैं जो जनसंख्या को चलाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक हैं, वो अपना बढ़ते हैं सामान्य श्रेणी में, सामान्य गति में बढ़ते हैं। तो समानांतर श्रेणी से कैसे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से बढ़ते हैं। लेकिन तो क्या होता है कि 25 वर्ष में के बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो बीपीएल के नीचे का प्रतिशत है 22%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेंगे जो आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मानक नहीं है? तो बच्चों देखिए, स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष सही उत्तर है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय सही उत्तर, जीवन प्रत्याशा सही उत्तर। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हमारा जो है ये है गलत और यही हमारा सही उत्तर है। रहने वाले क्षेत्र के आसपास का वातावरण कोई भी उसका मानक नहीं है। मानक 3 ही है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और जीवन प्रत्याशा, ये 3 मानक हैं। ऑप्शन सी में जो है वो मानक नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया, जो कि पाकिस्तान से हैं। अमर्त्य सेन ने साथ में, अमर्त्य सेन भी थे, जो कि ऑप्शन जो ये क्या कहते हैं, अमर्त्य सेन भारत से हैं, उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। रहने वाले क्षेत्र के आसपास का वातावरण मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला मानक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले 8 क्वेश्चन इसमें और भी हैं, ये हम अगले प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कराएंगे किसी दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट से जोड़कर। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए, सभी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे। और बच्चों जो फैक्ट हमने इसमें कराए हैं, निश्चित रूप से इससे जुड़े हुए सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी में जरूर पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये वाले फैक्ट, ये वाली एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल याद रख कर लेनी है। तब तक के लिए हम आपको अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।